नाम बोलिए अपना। प्रथमेश। चलिए अच्छी बात है, आ गया तो। जिनको नहीं आया हम उनके लिए पढ़ा देंगे। देखो रियल गैसेज है ना, मैं एकदम टू द पॉइंट बात करूंगा। रियल गैसेज में बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा, जो काम की चीजें बस वही लिखवाएंगे और सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा तुम्हारा, ठीक है। तो हार्डली 2 से 2.5 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग रियल गैसेज होती क्या है। तो हम बोलते हैं रियल गैसेज डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। क्या ये कभी भी आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करेगी या कभी कभी करेगी? सर टेम्परेचर प्रेशर की एक स्पेसिफिक Temperature कंडीशन है pressure पे जिसमें depend वो करता है, जिसका भी लो follow करता है। प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। हाँ मतलब बॉइल्स कुछ टेम्परेचर के स्पेसिफिक, हाँ कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर हो सकता है जिसपे ये फॉलो करे, हमेशा नहीं करती। तो हम बोलते हैं आइडियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, है ना। सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो नहीं करती, कुछ कुछ पर करती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, दे शो significant variation at high pressure। तो एक सिग्निफिकेंट डेविएशन शो करते हैं हाई प्रेशर पर, ये टर्म याद रखना, सिग्निफिकेंट डेविएशन। लो प्रेशर पे भी थोड़ा बहुत डेविएट होती है आइडियल गैसेस के इक्वेशन से, डेविएट नहीं होती। सिग्निफिकेंट डेविएशन कहां पर होता है? सिग्निफिकेंट डेविएशन हमेशा होता है हाई प्रेशर पे। इस बात को शो सिग्निफिकेंट डेविएशन एट हाई प्रेशर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रियल गैसेस बिहेव एज एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। मतलब हम एक तरह से ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो, सपोज करिए कि हमारे पास दो मैंने बॉक्स बनाया ना, ऐसे हमारे पास क्या है, एक रियल गैस है, उसको आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है या फिर उसको टेंड करवाना है आइडियल की तरफ। तो रियल गैस को आइडियल की तरफ टेंड करवाने की कंडीशंस क्या होगी? प्रेशर और लो कर देंगे। हाई टेम्परेचर। प्रेशर को मैं कम करूं, टेम्परेचर को मैं ज्यादा करूं, है ना। और एक तरह से प्रेशर बहुत कम का मतलब होता है वो बढ़ाना इनडायरेक्टली, है ना। तो उसको मैंने नीचे अलग से लिखा है। तो टेम्परेचर और प्रेशर को कम करें हमारी रियल गैस आइडियल गैस। रियल गैस क्या होती है? ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो ना करे, है ना। कभी कभार कर जाएगी बट हर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर फॉलो नहीं करेगी। वो एक डेविएशन शो करती है आइडियल गैस से। तो ये डेविएशन क्यों शो करती है, इसका लॉजिक क्या है, मतलब क्यों वो डेविएशन शो करती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि डेविएशन शो कर रही है तो क्यों कर रही है। तो हम लोग बोलते हैं कॉजेज ऑफ डेविएशन। देखो आइडियल गैस तो आइडियल है, वो तो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। रियल गैस हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वो डेविएशन क्यों शो कर रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बोलते हैं क्या, इन आइडियल गैस we assume that, आइडियल गैस में हमने एज्यूम किया था केटीजी के assumptions जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, वहां पर क्या बोलते थे, इन आइडियल गैस we assume that no interaction between gas molecules। क्या ऐसा केटीजी का assumption था? केटीजी क्या बोलता था, गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। और केटीजी ने बोला था क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल
is negligible with respect to वॉल्यूम ऑफ वेसल। हमने क्या बोला? हमने बोला कि आइडियल गैस में हमने क्या माना था कि गैस के जो मॉलिक्यूल उनके बीच में इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ। हमने ऐसा माना था आइडियल गैसेस में। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इज इक्वल टू nRT। अब इसको मैंने थोड़ा सा नेम दे देता हूं, PI और VI। ठीक है, PI का मतलब क्या है? PI मतलब प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं PI का मतलब प्रेशर exerted by ideal gas molecule on the walls contain। ये तो होता था PI का मतलब, जो मैंने तुम्हें आइडियल गैस पढ़ाते वक्त भी बताया था। VI का मतलब क्या बोलते थे हम लोग? VI का मतलब वॉल्यूम वेसल का वॉल्यूम जिसमें गैस, एक्चुअल में इसको हम लोग कहते हैं V फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम हमारा क्या होता था? VI। फ्री वॉल्यूम का मतलब क्या है? फ्री वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम दैट इज मूवमेंट ऑफ। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि गैस उसका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, मतलब ऐसा हमने आइडियल गैस में माना था। तो गैस के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल को मिल रहा है मूवमेंट के लिए, और PI या प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बट ये हमारी इक्वेशन नहीं थी। हमारी जो इक्वेशन होती है रियल गैस इक्वेशन, वो क्या होती है? डायरेक्टली मैं लिखवा रहा हूं, कोई उसका डेरिवेशन नहीं कर। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, याद है किसी को? P plus A P plus A n square upon V square whole V bracket minus NB। और P minus NB इज इक्वल टू N। ठीक है, तो यहाँ पर P का मतलब क्या देता हूँ, है ना? मतलब है P रियल का मतलब जो रियल गैस का प्रेशर है, मतलब रियल गैस जो, जैसे मान लो ये कंटेनर की वॉल है ना? यहाँ पर रियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये इस वॉल पर कोई प्रेशर लगा रहा है, बट पीछे से जो मॉलिक्यूल है वो इसको अट्रैक्ट भी तो कर रहे हैं, क्योंकि रियल गैस में तो अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। आइडियल गैस में बोला था नो अट्रैक्शन, बट रियल गैस में तो ऐसा होता है। तो इसको जितना प्रेशर लगाना चाहिए उतना प्रेशर लगाएगा ये, या कम लगाएगा? कम क्योंकि पीछे लगाएगा। से अट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है, पीछे से अट्रैक्शन का फोर्स मिल रहा है, तो जितना फोर्स लगाना चाहिए था, जितना प्रेशर लगाना चाहिए था, उतना नहीं लगा पाता। तो उस फोर्स, उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए हम लोग एक टर्म लिखते हैं AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर करेक्शन टर्म, है ना? वो ठीक है, कोई मतलब उसका मतलब नहीं है, पर लिखवा दिया ऐसे ही, प्रेशर करेक्शन टर्म। मतलब प्रेशर कितना कम लगाया, वो AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर लगाया, तो उसको ऐड कर दिया, तो ओवरऑल प्रेशर बैलेंस हो गया। यहाँ पर V क्या है? व्हाट इज V? वॉल्यूम ऑफ वेसल, मतलब पूरे वेसल का जितना वॉल्यूम है, आइडियल गैस कितना वॉल्यूम है। हाँ, वेसल का वॉल्यूम। और V माइनस मतलब क्या है? वॉल्यूम करेक्शन। नहीं, दिस इज फ्री वॉल्यूम। ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। V का वॉल्यूम, V माइनस NV फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम मतलब कितना गैस के मॉलिक्यूल्स को घूमने के लिए मिल रहा है, वो है फ्री वॉल्यूम। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, क्या हुआ सर V माइनस NB में NB क्या है? मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे सबको बताएंगे, NB को भी बता देंगे। ये इस इक्वेशन का नाम होता है वंडरवॉल इक्वेशन। P का मतलब P रियल, V का मतलब वेसल का वॉल्यूम, AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर प्रेशर करेक्शन टर्म, ऐसे ही NB मतलब वॉल्यूम करेक्शन टर्म, है ना? NB को भी सब पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एकदम
एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एन का मतलब वही है मोल्स गैस के कितने, आर का मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट, टी का मतलब टेम्परेचर, ये तो हमें पता है ही। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम। देखो ऐसा कुछ होगा, मान लो ये कंटेनर का वॉल्यूम V है, इसमें गैस के n मोल्स के मॉलिक्यूल्स फिल है, गैस का n मोल्स फिल है, उसके मॉलिक्यूल है, बचा है फ्री वॉल्यूम माइनस NB। तो n मोल्स ने कितना वॉल्यूम अक्वायर करा है, कितना उन n मोल्स ने NB लेके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहां से, हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि वॉल्यूम एक्सक्लूडेड बाय n मोल्स, n मोल कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर देते हैं, n मोल मॉलिक्यूल्स, तो हम बोलते हैं NB। तो वॉल्यूम एक्सक्लूड 1 मोल तो आएगा B, ठीक है। हमने निकाल देना एक बार, सॉरी, A और B वंडरवॉल कांस्टेंट उसके बारे में भी लिख देंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग बोलते हैं इसमें एक यहां से मैं अलग से लिखवा रहा हूँ ना, हम लोग क्या बोलते हैं, कंसीडर ओनली बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन। मैं सिर्फ है ना रियल गैसेस में मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन को ही काउंट कर रहा हूं। तो मैं क्या बोलता हूँ, दो मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड किए, ठीक है, सब कुछ बराबर है एकदम। अब मान लीजिए ऐसा है क्या कि इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, ठीक है, ये इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है। अब दो मॉलिक्यूल कोलाइड किए तो इन्होंने ओवरऑल कितना वॉल्यूम घेर लिया, कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड हुआ, तो उसको मैं एक नया सर्कल बना के बता देता हूं ऐसा कि ओवरऑल इफेक्टिवली इन दोनों का वॉल्यूम ये, उन्होंने इतना एक्सक्लूड कर रखा है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय टू मॉलिक्यूल्स, कितना बोलूंगा, ऐसा लिखूंगा क्या, बताओ। हाँ सर। सर एक्सक्लूडेड तो वॉल्यूम हम मैं मतलब, लिखूं कि कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड करना है वेसल के वॉल्यूम में से, ठीक है जो जो फ्री वॉल्यूम की तरह काउंट होगा। अब मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट लिखूंगा, ये तो दो मॉलिक्यूल, हमें तो Na मॉलिक्यूल्स का निकालना है ना, तो हम लिखेंगे, क्या बार बार वॉल्यूम लिख रहा हूं, हम लोग लिखेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर रहा है, तो वो कितना आएगा 4/3। दो के लिए इतना था तो एक के लिए कितना होगा, इसका हाफ, ठीक है, दो के लिए इतना था तो एक के लिए इसका हाफ हो जाएगा। तो एक्चुअल में कितना आता है, वो आता है 4 × 4/3 πr³। हाँ सर। सर सर हमने इन बोलो। दोनों के वॉल्यूम ऐड क्यों नहीं कर अब दिए, आर आर वाले स्फीयर के और दूसरे आर वाले स्फीयर के? मैं वो समझा नहीं, 2r का हमने स्फीयर बना के क्या किया? हम वॉल्यूम ऐड करते दोनों के, तुम ये हाँ, कहना फिर चाहते हो। उसको एक्सक्लूड करते। चलिए मान लेते हैं मैंने वॉल्यूम ऐड कर दिया, यहाँ से आया इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया, तुम्हें क्या पता इस डायरेक्शन से कोलाइड करेगा, यहाँ से भी तो कोलाइड कर सकता था, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी कोलाइड कर सकता था, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। तो हम लोग एक इतना बड़ा स्फीयर लेके उसको मान लीजिए अच्छा ओवरऑल ठीक एवरेज समझ गया। इफेक्ट कितना आएगा। हाँ सर। चलिए अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, हमें तो n मोल्स का निकालना है, सॉरी 1 मोल का निकालना है, क्योंकि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय 1 वॉल्यूम ही 1 मोल मॉलिक्यूल्स ही B की वैल्यू है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बाय Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स कितना एक्सक्लूड करेगा, तो आएगा 4Na × 4/3 πr³। ये किसका वैल्यू हुआ, बताओ। एक्सक्लूडेड बाय वॉल्यूम बाय Na मॉलिक्यूल्स मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स कितना एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो किसका वैल्यू होता है, बी का। बी का। B का वैल्यू, क्योंकि B का मतलब ही यही है कि Na मॉलिक्यूल्स का
या 1 मोल का वॉल्यूम कितना है। तो इस वैल्यू को एकदम याद रख ले, काम आएगा ये बी का वैल्यू 4Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ए और बी के बारे में। तो हम बोलते हैं क्या, पॉइंट वाइज लिख देता हूं मैं ए और बी के बारे में बातें, अलग कलर के पेन से लिख देता हूं। हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूम नहीं, वैल्यू ऑफ ए एंड बी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। मतलब ए और बी गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रेशर बढ़ाए तो ए का वैल्यू कम हो गया, बी का वैल्यू बढ़ गया, ऐसा नहीं है। गैस चेंज किया तो ए और बी का वैल्यू चेंज होगा, गैस चेंज नहीं किया तो ए और बी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। सिंपली ये गैस की प्रॉपर्टी होती है, ना कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की। अब ए और बी का सिग्निफिकेंस क्या है, ए किस चीज को बताता है, बी किस चीज को बताता है, बताओ। ए सर वो अट्रैक्शन प्रेशर को बताता है, जो दूसरे Attraction- मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं वो बताता है, और बी मतलब जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो रिप्रेजेंट करता है। 1 मोल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बताता है। तो मैं बोल देता हूं, ए बताता है अट्रैक्शन फैक्टर को, बी साइज फैक्टर को। मतलब हम बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, ए इज द मेजर ऑफ attraction force between gas molecules. More the value of A, more will be attraction force. कि ए अट्रैक्शन को पता है, बी साइज फैक्टर को। इतनी ज्यादा होगी, अट्रैक्शन का मेजर भी उतना ही ज्यादा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऑफ गैस मॉलिक्यूल वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। बी हमारे साइज फैक्टर को बताता है, ए अट्रैक्शन फैक्टर को बताता है, ए और बी गैस। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट का आइडिया है, ए का यूनिट क्या होता है, बी का यूनिट क्या होता है। बी का सर, तो वॉल्यूम पर मोल ए अपॉन स्क्वायर का इसका प्रेशर तो से वॉल्यूम equate अपॉन करने के लिए। डिवाइड होता है। अच्छा, तुमने ऐसा पढ़ा होगा ना फिजिक्स में कि कोई भी दो टर्म है उनको कभी ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनका यूनिट सेम हो। यस सर। यस सर। तो प्रेशर में an स्क्वायर बाय v स्क्वायर को ऐड किया है, मतलब इसका यूनिट किसके जैसा है, प्रेशर। प्रेशर प्रेशर के जैसा। ऐसे v माइनस nb में nb का यूनिट किसके जैसा है, वॉल्यूम 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 के जैसा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, इतना तुम्हें पता ही होगा कैसे निकालते हैं। तो हम बोलते हैं जो इसका यूनिट आएगा, ए का आएगा atm इंटू स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। मोल स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम का यूनिट होगा पर। क्लियर है। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं, ए एंड बी आर वंडरवॉल्स कांस्टेंट। इनको वंडरवॉल इक्वेशन थी, इसलिए इसको वंडरवॉल्स कांस्टेंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बारे में जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। बी का वैल्यू क्या होता है वो मैंने तुम्हें बता दिया, आइडियल गैस क्या होती है, उसको रियल गैस से कैसे कंपेयर करते हैं, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक नई टर्म के बारे में बात सर करते हैं। तो इसमें मतलब ठीक है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो है वो मतलब P आइडियल है, अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो क्या प्रेशर लगता। वापस बोल क्या बोला। जो P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर जो पूरा वैल्यू है वो मतलब P आइडियल है ना, अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता तो प्रेशर क्या लगता। दूसरे सही बात है। कि हमने पी था, वो पी रियल गैस का प्रेशर था, वो एक्चुअल में कम है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने कुछ समझ गए। हाँ सर।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास पूरे चैप्टर में हमारे पास काम, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है ना, क्या बताता है कंप्रेसिबिलिटी? तो देखो हम लोग कैसे इसका वैल्यू मेजर करते हैं, कैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ from ideal gas behavior of a real gas। मतलब मेरी रियल गैस आइडियल से कितना ज्यादा डेविएट होती है वो हमें कौन बताता है? Z का वैल्यू। अब Z का वैल्यू देखो या छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, होगा पॉजिटिव ही, ठीक है, या तो 1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है। अगर 1 से छोटा है तो हम बोलते हैं नेगेटिवली डेविएट कर रही है, 1 से बड़ा होता है तो हम बोलते हैं गैस आइडियली डेविएट कर रही है। जितना ज्यादा 1 से छोटा होगा उतना ही ज्यादा डेविएशन है, जितना ज्यादा 1 से बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन है। तो Z के लिए जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो Z इक्वल टू 1 है, उसको भी देख लेंगे कैसे है, ग्राफ से समझेंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट इस पे स्टार मार्क कर रहा हूं, जो हमारा फैक्ट है क्या, Z is a function of temperature and pressure। Z हमारा जो Z होता है वो फंक्शन होता है किसका? प्रेशर और टेम्परेचर का। वॉल्यूम से इसको कोई मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है हमारा Z। फैक्ट है, इसको याद रखें। जैसे मान Z की वैल्यू निकालनी है ना, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने कोई गैस फिल कर दी है ना, ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये मूवेबल पिस्टन है ना, ऐसा मान लो। इसके अंदर मैंने कोई गैस फिल कर दी, Z की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली कौन सी गैस फिल करूंगा? रियल गैस, और रियल गैस ही होती है सारी। हम बात कर रहे हैं फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हम लोग आइडियल गैस से डेविएशन देख रहे हैं ना, तो टेम्परेचर और प्रेशर को मैंने सेम रखा है। तो इसका कैसे मेजर करेंगे? वॉल्यूम चेक कर लेंगे हम लोग, कैसे क्या मेजर करेंगे? वॉल्यूम हमें पता ही चल रहा है, रियल गैस हमने कंटेनर में फिल करी है, तो हम लोग यहाँ से उसका वॉल्यूम मेजर कर लेंगे कि भाई उस कंटेनर में रियल वॉल्यूम कितना है, जहां पर पिस्टन आके रुक जाएगा उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। तो हम लोग बोलेंगे जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो तो हमने मेजर कर लिया, कैसे? एक्सपेरिमेंटली, है ना। अब प्रेशर और सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन हमने रखी है, तो टेम्परेचर हमने रखा है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमें टेम्परेचर भी पता है, पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर हम लगा रहे हैं वो भी हमें पता है, तो टेम्परेचर प्रेशर हमें पता है। वी रियल क्या था, हमने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया। और फ्रॉम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से हमने क्या मेजर कर लेंगे? फ्रॉम पीवी इक्वल टू एनआरटी वी कैन मेजर वी आइडियल, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी से हमने वी आइडियल मेजर कर लिया कि अगर इसमें आइडियल गैस फिल होती तो उसका प्रेशर वॉल्यूम कितना होता। प्रेशर हमें पता था, टेम्परेचर, मोल्स, आर सब पता है, तो वी आइडियल हमने मेजर कर लिया, ठीक है। तो देखो एक बात समझो मेरी, हमारे पास क्या होता है, आइडियल गैस की अलग अलग इक्वेशंस होती है, सॉरी रियल गैस की अलग अलग इक्वेशन होती है। बहुत सारे फॉर्म्स में रियल गैस की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो रियल गैस की इक्वेशन का क्या था, ये ऊपर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन। क्या P रियल V रियल इज इक्वल टू Z इंटू NRT, एक फॉर्म ये भी है। क्या सुना है कभी इसका नाम? नहीं नहीं सुना तो मान लो, एक फॉर्म ये भी होती है, P रियल V रियल इक्वल टू Z इंटू NRT। मतलब P रियल V रियल NRT के इक्वल नहीं था, ये NRT के इक्वल होता तो एक आइडियल गैस हो जाती।
अब इसको एनआरटी के इक्वल बनाने के लिए हम लोग एक स्पेशल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। वो कोफिशिएंट कौन है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीआई एनआरटी, इसको है ना, इसको आइडियल यस सर। माना था हमने, माना क्या? फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर सेम टेम्परेचर प्रेशर सेम, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? प्रेशर पर मैं लगा रहा हूँ, गैस का प्रेशर इसके बराबर तब होगा जब पिस्टन ऊपर जाएगा। हाँ सर। ठीक है, प्रेशर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, V रियल अपॉन V आइडियल इज इक्वल टू Z। हाँ सर। बोलो। तो देखते हैं क्या मेजर करना चाह रहा हूँ मैं मेजर करना चाह रहा हूँ कि V रियल आइडियल मैंने इक्वल टू, मैंने V आइडियल मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया था, V रियल मैंने निकाल लिया किससे? मेंटली। बोलता हूँ कंडीशन देखो है ना, इफ केस 1, केस बना के करता हूँ, केस 1 अगर V रियल और V आइडियल इक्वल आ गया तो क्या होगा? Z equals 1। Z इक्वल टू 1, मतलब हम बोलते हैं गैस बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करिए। केस नंबर 2, अगर मैंने मेजर किया और मेरा बड़ा आया V आइडियल से, आ सकता है V रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा आ सकता है आइडियल गैस से, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? Z का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं ना, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसमें एक चीज हम लोग लिखते हैं क्या? हम लोग एक चीज और इसमें बोलते हैं, डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन है? देखो ए और बी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी गैस पॉजिटिवली डेविएट होगी या नेगेटिवली। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, ए या बी? ए बताता है साइज को, बी बताता है अट्रैक्शन को। तो हम बोलते हैं कि जब भी हमारी गैस पॉजिटिवली डेविएट करती है तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? बी। मतलब कैसे हम लोग कैसे इस बात को याद रख सकते हैं, कैसे हम लोग जस्टिफाई भी कर सकते हैं? हम लोग बोलते हैं कि अगर अट्रैक्शन का फोर्स डोमिनेट करता गैस के मॉलिक्यूल्स में, रियल गैस के मॉलिक्यूल में, तो गैस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती, गैस अट्रैक्ट करती तो उसका वॉल्यूम कम होता या ज्यादा होता? कम होता। हाँ कम होता। बट हमारा वॉल्यूम कम नहीं हुआ है, हमारा वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया है। किससे? आइडियल गैस से। मतलब उसका साइज फैक्टर डोमिनेट किया, मतलब गैस के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कभी भी अगर गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो आइडियल गैस से तो डोमिनेटिंग फैक्टर इज बी। ठीक है, अब वॉल्यूम अगर आइडियल गैस से कम हो गया मतलब Z लेस देन 1, Z लेस देन 1 का मतलब होता है नेगेटिव डेविएशन, वो नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? डोमिनेटिंग फैक्टर है हमारा ए, मतलब अट्रैक्शन फोर्स ने डोमिनेट, गैसेस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम कम होगा, आइडियल कम हो गया, नेगेटिवली डेविएट कर रहे हैं वो। ठीक, अब ये मैंने किया फॉर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इतना, मैं बोल डायरेक्टली फॉर सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए भी कर सकते हैं और फॉर सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए भी कर सकते हैं। जब हम लोग फॉर सेम प्रेशर और टेम्परेचर के लिए करेंगे तो इस इक्वेशन में क्या करो, टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यू रख दो, तो Z की वैल्यू किसकी आएगी? TI by TR। आइडियल अपॉन टी, ऐसे ही फॉर सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर करेंगे तो P रियल ऊपर आएगा इसके, P रियल अपॉन P आइडियल। ठीक है, तो ये Z की वैल्यू हो सकती है। बट ज्यादातर क्वेश्चन में वो देखते हैं ना, उसे भी देख सकते हैं जो मैंने नीचे
पर जनरली सेम टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम से z की वैल्यू v रियल अपॉन v आइडियल पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को देखना आ गया, यहाँ तक समझ आया? सर हाँ जो सर। केस 3 बताया उसमें एक बार डोमिनेटिंग फैक्टर ए कैसे हो? डोमिनेटिंग फैक्टर ए इसलिए माना हमने कि देखो गैस का जो अट्रैक्शन फोर्स है ना वो डोमिनेट कर रहा है ओवर साइज फैक्टर। तो गैस के मॉलिक्यूल में ज्यादा अट्रैक्शन, गैस आपको कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी, वॉल्यूम ज्यादा नहीं होगा, उसका वॉल्यूम और कम हो गया है, समझ रहे हो? अब अट्रैक्शन फैक्टर ज्यादा, हमने ये ज्यादा का मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं ना, तो ये ज्यादा है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, किससे ज्यादा है? आइडियल वाले। आइडियल वाले से ना, तो आइडियल वाले से अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वॉल्यूम आइडियल गैस से कम हो गया ना। हाँ सर। सर एक चलिए, और सर फिर केस 2 में हम लोगों ने हम्म। फिर अट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम ज्यादा क्यों मान लिया? वॉल्यूम ज्यादा थोड़ी माना है, कम माना है ना। सर केस 2 में केस 2 में अट्रैक्शन नहीं, डोमिनेटिंग फैक्टर इज बी, साइज फैक्टर, साइज बड़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है सर। चलिए सर एक क्वेश्चन था। हम्म, हमको जैसे अगर ए फैक्टर कंपेयर करने को दिया हो कि मतलब 4 एलिमेंट्स दे दिए कि और बताओ ए फैक्टर ज्यादा किस में है, तो उसका सबसे मतलब इजीएस्ट तरीका क्या होगा कंपेयर करने के लिए? बताएंगे इसी चैप्टर में आगे बताएंगे। अच्छा ठीक है सर। वैन डर वाल इक्वेशन को देखो हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो मैंने बताया था वो मेथड, मतलब वो इक्वेशन, वो क्या थी? वो थी P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, P प्लस ए, इसके एन स्क्वायर को नीचे फेंका तो वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बन गया, यहाँ से n कॉमन ले लिया दूसरे वाले से तो बन गया v अपॉन n, और ये b इज इक्वल टू एन आर टी। तो n से n कैंसिल हो गया इधर, तो v इज इक्वल टू आर टी, ऐसा हो गया, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो v बाय n का मतलब क्या है? मोलार वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। किसी भी चीज को n से डिवाइड कर दिया तो मोलर हो जाता है ना, पर मोल हो जाता हाँ है। सर। नए साइन से डिनोट करते हैं vm। तो हम हमारी जो नई इक्वेशन बनी है वो है a अपॉन वी एम स्क्वायर Vm इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन को भी चाहो तो याद रख सकते हो, बट यहाँ पर ध्यान रखना Vm का मतलब होता है एक मोल गैस का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम जिसको हम लोग Vm से डिनोट करते हैं वो है ये, ठीक है। तो अभी तक हमने आइडियल गैस के लिए दो ही इक्वेशन पढ़ी है, एक तो वैन डर वाल इक्वेशन और एक वो पी आर वी आर इक्वल टू जेड इंटू एन आर। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, है ना। तो ग्राफ के लिए हम लोग बात करते हैं, पॉइंट आता है ग्राफ बिटवीन z एंड p, ठीक है। z और p में ग्राफ दिया होगा, देखो अब z और p में ग्राफ करता है क्योंकि z का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो या तो क्या होगा, क्वेश्चन में टेम्परेचर मेंशन करेगा कि भाई मैंने ये ग्राफ इस टेम्परेचर पर बनाता हूं तो ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा, या तो टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर मेंशन नहीं करे तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जनरली ड्रॉ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो या तो टेम्परेचर क्वेश्चन में मेंशन करेगा तब तो ठीक है, तब तो हम सोचेंगे कि कैसा ग्राफ होगा, टेम्परेचर मेंशन ना किया तो क्या मानेंगे, बोलो। 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक्सिस बना देता हूं मैं, एक्सिस में वही होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, सॉरी वाई एक्सिस हो गई, और ये नीचे वाली जो एक्स एक्सिस हो गई, ठीक। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें कुछ ऐसा है, एक्सिस में जो वाई एक्सिस है वहां पर तो जेड है, ये तो जेड है, वाई एक्सिस पर जो मेरा वेरिएबल है वो है जेड, और एक्स एक्सिस पे वेरिएबल है पी।
और जो ये वाला पॉइंट है ना, ये जो लाइन मैंने खींची है, ये 1 वाला पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जो z का वैल्यू है z इक्वल टू 1 है, मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,1 है। ठीक है, ये जो है वो z इक्वल टू 9 है। ओरिजिन यहाँ नहीं है, ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन मान लीजिए नीचे कहीं है, कहाँ भी होगा मान लीजिए, है ना, नीचे मान लीजिए ओरिजिन कहीं यहाँ नीचे है ना। ठीक है, बट वो ओरिजिन नहीं है, वो 1 z इक्वल टू 1 वाली 9 है। ठीक है, अब हमारा जो ग्राफ में बना हूं वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। अब इसमें मैं अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। ये मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर मार्क किया, एक पॉइंट यहाँ पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। ठीक है भाई, अब मैं बोलता हूं एक तो मेरा ये रीजन है, ये रीजन मतलब यहां से यहां तक, फिर ये मेरा सी रीजन है, फिर ये मेरा ई रीजन है ना। जो पॉइंट मार्क किए उनको बोल देता हूं ये ए रीजन, फिर पॉइंट बी आया, फिर सी रीजन, फिर पॉइंट डी आया, फिर ई रीजन था। अब इन पॉइंट्स के बारे में कुछ बातें हम लोग लिखेंगे। पहले रीजन ए था, फिर पॉइंट बी आया, फिर रीजन सी, फिर पॉइंट आया, फिर रीजन ई हुआ। में बात करते हैं कुछ। ग्राफ ऐसा कैसे बना, ऐसा बनेगा, ये कैसे बनेगा उनके में भी और बातें कर लेंगे। हम लोग बोलते हैं एट रीजन ए, इस रीजन ए में बिल्कुल है ना ऊपर वो 1 वाला जो यहाँ पर वो टच हो रहा है ना, उसको मत देखो, उसको मैं डॉटेड बना देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। नहीं तो तुम बोलोगे कि सर ये तो प्रेशर एकदम आपने कर दिया है 0, तो मेरा तो ये तो हो गया बिल्कुल आइडियल गैस, है ना। तो प्रेशर 0 का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। अगर गैस फिल है तो प्रेशर 0 कैसे होगा, तो वैक्यूम में होता है ना। पर वो टेंड कर जाएगी आइडियल गैस होगी। तो मैं बोलता हूँ रीजन ए, रीजन ए में जेड क्या है, लेस देन 1। लेस देन 1 है, जेड का वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेंट। जेड का वैल्यू 1 से छोटा, मतलब इंट में बी पर आ गया हूं सीधा, तो ऊपर बोलूंगा कि जेड का वैल्यू अभी भी लेस देन 1 है। और एक चीज और लिख देता हूं मैं, क्या, मिनिमम है। मिनिमम आ गया ना, इस टेम्परेचर आ चुके हैं हम लोग, इससे कम तो नहीं जा रहा। हाँ सर। तो हम लोग बोल देंगे अगर z का वैल्यू मिनिमम हो गया तो हम लोग लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गए हैं यहाँ पर, मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गए। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूं एट रीजन सी। रीजन सी में हम लोग चल रहे हैं, तो रीजन सी में क्या है भी, z लेस देन 1 है, और स्टिल अट्रैक्शन फोर्स। बट अब जिसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो रीजन में तो क्या था कि प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे हम लोग, तो मेरा अटैक फोर्स और बढ़ रहा था। बट रीजन में क्या है, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे प्रेशर को इन रहे हैं, तो मेरा अटैक फोर्स कम हो रहा है और जेड का कर रहा है। अब मैं बोलता हूं एट रीजन, रीजन नहीं है वो तो पॉइंट है, एट पॉइंट डी। पॉइंट डी में क्या हो रहा है, z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1 है। तो अब इसमें मुझे बताओ z इक्वल टू 1 है तो क्या अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो गया है, क्या साइज फैक्टर नेग्लेक्ट हो गए हैं, मतलब हुआ क्या? अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्शन है सब।
मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स है ना उसने कंपनसेट कर लिया है साइज फैक्टर को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर और स्क्रीन भी मतलब नहीं दिख रही आपकी। सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है आपका। वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ Yes, सर sir. बट स्क्रीन ब्लैक है। हाँ सर वॉइस आ रहा है, स्क्रीन आपका ब्लर दिख रहा है। हाँ रुक जाओ वेट करो थोड़ा। हाँ सर अभी दिख रही है स्क्रीन। अरे मैं खुद दो आ रहा हूँ, एक लेफ्ट हो गया, ठीक है। देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम लोग थे पॉइंट डी पर, हम लोग बोल रहे थे पॉइंट डी पर z का वैल्यू 1 हो गया है, मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, है ना। मैं ऐसा लिख देता हूँ, आइडियल गैस नहीं लिखता मैं, ऐसा लिखता हूँ बिहेव एज आइडियल गैस। वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, पर वो आइडियल गैस बना तो नहीं है ना, मतलब उसमें अभी भी फैक्टर है, अभी भी अट्रैक्शन फोर्स है, बट साइज फैक्टर ने अट्रैक्शन फोर्स वाले फैक्टर को कंपनसेट कर दिया है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। एट रीजन ई में क्या हुआ, सिंपल z का वैल्यू आ गया है ग्रेटर देन 1। चलिए तो वही हम लोग लिखेंगे साइज फैक्टर डोमिनेंट, ऊपर डोमिनेट का स्पेलिंग रॉन्ग है हर जगह। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग देख लिया अलग अलग रीजन में क्या क्या होता है, कि पहले प्रेशर बढ़ाते हैं तो z का वैल्यू कम होता है, फिर एक मिनिमम वैल्यू को अप्रोच करता है, फिर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो बस z का वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। सर इसका ठीक है, कुछ रीजन है कि तो अब रीजन हम लोग सी में क्यों बढ़ता है वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाते हो? हाँ बता रहे अभी। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या नेक्स्ट हमारा हेडिंग है क्या, वैल्यू ऑफ z एट डिफरेंट प्रेशर रेंज। देखो जब भी मैं बच्चों को ये पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब वैल्यू ऑफ z डिफरेंट रेंज पढ़ो तो दिमाग थोड़ा साइड में रख, मतलब वो मैथमेटिक्स वाला दिमाग है ना, केमिस्ट्री वाला दिमाग लगाना है यहाँ पर, मैथमेटिक्स नहीं लगानी। इसमें हम अलग अलग केस पढ़ेंगे, उसमें जो रिजल्ट होगा ना उसको बस जैसा मैं तुम्हें डेरिवेशन करा रहा हूँ वैसा ही तुम्हें सोचना है। अगर ज्यादा सोचोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हमको होना नहीं है। ठीक है, केस 1 हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंट प्रेशर रेंज में z का वैल्यू क्या क्या हम लोग कैसे कैसे बोलेंगे। तो हम पहली चीज लिखते हैं केस 1 में क्या, कि प्रेशर तो है P, तो वेरी लो, वेरी लो का मतलब एकदम लो, और वॉल्यूम वेरी हाई। प्रेशर तो एकदम कम कर दिया है, वॉल्यूम एकदम ज्यादा कर दिया है। तो देखो इसमें तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें सोचना है कि P प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो अप्रोक्स किसके इक्वल आएगा, P के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब एन स्क्वायर था उसमें वी स्क्वायर जो कि बहुत हाई था उसका डिवाइड किया है, तो प्रेशर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो तो प्लस एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर अप्रोक्स P के इक्वल आ गया। ऐसे v माइनस एन बी, अब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो अप्रोक्स किसके इक्वल आ गया, v के इक्वल, क्योंकि v इज वेरी ग्रेटर देन एन बी। तो pv इज इक्वल टू अप्रोक्स क्या आ गया, एन आर टी। पहला केस बड़ा स्पेशल है, इसमें z का वैल्यू हो गया है
अप्रॉक्स 1, एग्जैक्ट 1 नहीं, अप्रॉक्स 1। तो देखो इस पहले केस में इस बात को ध्यान रखना कि हमने लिखा है प्रेशर वेरी लो वॉल्यूम वेरी हाई। तो प्रेशर बहुत कम होता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत कम होने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दिया है हमने, तब भी गैस का प्रेशर बहुत लो है, तो गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है। क्लियर है किस सबको? हाँ सर। हाँ सर। केस 2, केस 1 था P वेरी लो और वॉल्यूम वेरी हाई। केस 2 क्या है? अब वेरी लो नहीं है, अब लो है ना, तो हम बोलते हैं एट लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। तो देखो प्रेशर लो है, टेम्परेचर मॉडरेट है। दिमाग, मैंने क्या बोला, दिमाग नहीं लगाना है। तो प्रेशर है मतलब वॉल्यूम क्या है? हाई। बोल रहा हूं ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। मतलब V माइनस एन बी, V अप्रॉक्स V के हाँ इक्वल। सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर। अभी लिख देंगे सिर्फ V इज इक्वल टू NRT। चलिए, या फिर इसको ऐसा भी ना लिखकर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर, VM इज इक्वल टू RT। बोलिए। हाँ सर। एक वो पर मोल के लिए लिख दिया है, Vm इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम, है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, V बाय N का मतलब है Vm। अब है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग ने लिखा PVM अपॉन नहीं करते इधर, PVM प्लस A अपॉन VM इज इक्वल टू RT। अब ऐसा लिख देते हैं PVM अपॉन RT अपॉन VMRT इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आ गया? PVM अपॉन RT इज इक्वल VMR। ठीक है, अब ये PVM अपॉन RT का मतलब क्या है? जेड। Z इज इक्वल टू होता है PVM अपॉन RT, क्योंकि हमने पढ़ा है PV इज इक्वल टू Z एन RT, तो वही सब चीज है इसमें यहाँ पर। ठीक है, Z का वैल्यू हमारे पास आ गया है माइनस A अपॉन VMRT। मतलब हमने क्या बोला? हमने बोला लो प्रेशर रेंज है। देखो ग्राफ में देखो, ये रेंज क्या है? लो प्रेशर रेंज है ना। ये कौन सी वाली? ये वाली रेंज हाई प्रेशर रेंज है, ये वाली रेंज लो प्रेशर रेंज। क्या लो प्रेशर रेंज में जेड का वैल्यू 1 से कम है? तो हमारा जो जेड का मॉडरेट टेम्परेचर पर केस 2 में वो भी 1 से छोटा ही आ रहा है, 1 माइनस A अपॉन VMRT। तो देखो इसमें B वाला है ही नहीं, फैक्टर था, साइज फैक्टर, A फैक्टर हमारा डोमिनेटिंग था। तो Z का वैल्यू है, ये याद रखना है हमें, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन VMRT। नेक्स्ट केस 3, केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3। केस 3 क्या है? पहला केस था वॉल्यूम बहुत ज्यादा या प्रेशर बहुत कम, वेरी लो प्रेशर। सेकंड केस था लो प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर। थर्ड केस है जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट में लिख पाऊंगा। थर्ड केस इज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, मॉडरेट नहीं है, टेम्परेचर। तो देखो मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी, अगर प्रेशर कम हो और टेम्परेचर हाई हो तो गैस कहाँ टेंड करती है? आइडियल नेचर। आइडियल की तरह। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे PV इज इक्वल टू NRT, Z इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1। यहाँ पर तो Z का वैल्यू लेस देन ऊपर वाले केस। केस 3 में डायरेक्ट रिजल्ट है, इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ केस 3 पर।
डेरिवेशन से नहीं जा रहे, प्रेशर लो है, हाई टेम्परेचर है, तो डायरेक्टली हम बोलेंगे Z इज इक्वल टू 1। आइडियल को टेंड कर चुकी है हमारी गैस। द लास्ट इज केस 4। केस 4 में क्या बोला है? हमारे क्लास कितने बजे तक है? 1 बजे तक लिखा है। अच्छा चलिए, केस 4 में क्या बोला है? एक सेकेंड रुको, केस 4 है ना, हाई प्रेशर का केस लेना है हमको, तो टेम्परेचर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं केस 4 एट हाई प्रेशर, है ना। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। देखो टेम्परेचर जब परेशान करेगा ना, सिर्फ लो प्रेशर रेंज में ही टेम्परेचर परेशान करता है, कि कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें। हाई प्रेशर में तो कुछ नहीं देखना, हाई प्रेशर में सिर्फ इतना सा देखना। हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए अपॉन Vm और Vm माइनस बी इज इक्वल टू RT। अब प्रेशर हाई है तो P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? P के इक्वल, क्योंकि प्रेशर का वैल्यू बहुत ज्यादा था। बोलो। सर हाँ सर। तो यहाँ से रिजल्ट बना P Vm माइनस बी इक्वल टू RT, ठीक है। PVm अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू, तो PVm अपॉन RT वो क्या आएगा? 1 प्लस PB बाय RT। तो यहाँ से जो Z का है वो क्या होगा? 1 प्लस PB अपॉन RT। चलिए, मतलब हाई प्रेशर रेंज हुआ तो Z का वैल्यू, ग्राफ जो मेरा जा रहा था वो कुछ ऐसा जा रहा था। तो हाई प्रेशर में एक तरह स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है ना। हाई प्रेशर रीजन में देखो, जब Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सिर्फ ग्राफ के इस पे तुम लोग कौन से वाले पार्ट पर जहाँ ग्रेटर देन 1 है, क्या ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इस पार्ट पे फोकस करो, इस पे देखो कि ये देखो, ये Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT वाली इक्वेशन को फॉलो, तो इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से। तो इस जो लाइन आएगा, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? B बाय RT। इस चीज को भी ध्यान रख सकते हो तुम लोग, क्योंकि इंटरसेप्ट तो 1 तुम्हें दिख ही रहा होगा इस ग्राफ का। हाँ सर। और B बाय RT इसका स्लोप आएगा, जिसको हमने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्लोप कितना आ गया है? B बाय RT, क्योंकि Z ग्रेटर देन 1 में एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसका इक्वेशन होता है Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाय RT। चलिए, तो ये अलग अलग में तो अलग अलग Z का वैल्यू, इनके वैल्यूज याद रखने हैं हमें। नेक्स्ट फंडा है हमारे पास क्या, बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर का डेरिवेशन करा देते हैं, फिर खत्म करते हैं ना। सर इसमें जो आपने वो Z इक्वल 1 है, प्रेशर 0 किया, भी Z इक्वल 1 आ रहा है, लेकिन जो ये स्ट्रेट लाइन जो बना है ग्राफ में, उसमें तो जब भी Z इक्वल 1 है तभी प्रेशर 0 तो नहीं है। ये देखना, ये रहा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट थोड़ी है सर, स्ट्रेट लाइन तो ये वाला है ना जो रेड में आपने मार्क किया। बट ग्राफ तो प्रूव हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, चलिए, हमने ग्राफ सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बताया है। देख, पहली चीज हमने जब ग्राफ बनाया था उसमें मैंने कंडीशन क्या लिखी थी? केस 4 में पहले कंडीशन पढ़, हाई प्रेशर के लिए। समझ गया? हाँ हाँ सर। जीरो नहीं रखना है हमें हाई प्रेशर रखना है। हाँ बोल। सर वो नीचे वाला पार्ट आपने बोला कि लो प्रेशर एरिया है ना, वो कैसे समझा नहीं? वो हो जाता है कि Z लेस देन 1 है उस कंडीशन में, आप अट्रैक्शन को डोमिनेट कर रहे हैं नीचे वाले पार्ट में, तो प्रेशर लो। तो प्रेशर लो का अट्रैक्शन फोर्स से क्या लेना देना है, ये तो बता मेरे को। गैस की खुद की प्रॉपर्टी है कि अपने मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन रखे, उसका प्रेशर से कोई लेना देना थोड़ी है।
तो वहाँ पे प्रेशर लो कैसे बता रहे हैं हम लोग? वो तो इक्वेशन से एक बार समझ में आ गया। प्रेशर लो बताए क्योंकि प्रेशर लगा रहे हैं, हमारी तरफ से लग रहा है प्रेशर। अच्छा, at which real gas behave as an real gas। डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, आगे वाला इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन का। डेफिनेशन इतनी बच्चों को पता होती है, टेम्परेचर behave as an ideal gas in certain low pressure range। ये पूरी डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि बस बॉइल टेम्परेचर किया तो बस सारी गैस आइडियल है, छा गई है चारों तरफ आइडियल बनकर, ऐसा नहीं होगा। हमें लो प्रेशर रेंज होगी, एक सर्टेन लो प्रेशर रेंज होगी, वो प्रेशर रेंज मेंटेन करना है, तभी हमारी गैस बॉइल्स टेम्परेचर पर आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो देखो मैंने तुम्हें सॉरी इक्वेशन होती है जैसे हमने पढ़ी, एक तो पी आर वी आर इक्वल टू जेड एन आर टी, एक हमने हम लोग क्या नाम, वीरियल इक्वेशन को हम लोग डिराइव करते हैं किससे, हमारी वंडरवॉल इक्वेशन से ही। तो डेरिवेशन बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन आना चाहिए। हाँ आइडिया ले लो तो अच्छी बात है, बाकी कोई इतना जरूरी नहीं है। ये मैंने ऐसा लिखा है ना, इस इक्वेशन को थोड़ा मैं तोड़ मरोड़ देता हूँ, है ना। कैसे तोड़ मरोड़ूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अब पूरी m से मल्टीप्लाई लेता हूँ अपॉन vm माइनस बी माइनस ए अपॉन vm, कर सकता हूँ। यस। अब पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड भी कर देता हूँ। ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, तो Z बन ताकि जाएगा। मेरा Z आ Z जाए बन उसमें। जाए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो देखो, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं Z इज इक्वल टू व्हाट, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस बी अपॉन वीएम, ऐसा लिख सकता हूँ। यस सर। अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ Z इज इक्वल टू 1 माइनस बी अपॉन वीएम की होल पावर में -1 माइनस ए अपॉन वीएम आर टी, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, 1 माइनस की पावर में माइनस ये किसके इक्वल होता है, इसका वो एक्सपेंशन क्या है, बाइनोमियल पढ़ा 1 होगा plus तुमने। x 1 1 plus plus x x plus x x square, हाँ x square by 2 plus x by 3। ऐसा- हाँ सर। इसमें शायद एक कंडीशन ये भी होती है हाँ कि सर। x इज लेस देन 1 होना चाहिए, ऐसा होता है। हाँ वेरी लेस sir. देन 1। हाँ, तो हम लोग वैसा ही डेरिवेशन इसका रियल ने किया वैसा ही हम कर देते हैं। तो ये क्या होगा 1 प्लस बी, क्या लिखेंगे यार, मैंने ऐसा लिख 1 प्लस, ऐसा नहीं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 प्लस बी अपॉन वी एम प्लस बी अपॉन वी एम का होल स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा। हाँ सर। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें अच्छे से, तो 1 प्लस बी माइनस टी और आगे आएगा 1 अपॉन वी एम प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस बी क्यूब अपॉन वी एम क्यूब, ऐसा ये चलता जाएगा आगे। ठीक है, ये तो मेरी ये है ना, ये क्या है, ये रियल इक्वेशन नहीं है, ये मैंने हमारे जो वंडरवॉल उसको तोड़ मरोड़ के ऐसा लिखा है बस, मेरी वीरियल इक्वेशन अभी नहीं बताइए। ठीक है, अब मैं वीरियल इक्वेशन लिखता हूँ। वीरियल इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस कैपिटल बी अपॉन वी एम प्लस कैपिटल सी अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस कैपिटल डी अपॉन वी एम क्यूब प्लस ऐसा चलता जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन है,
ये वेरियल इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज वेरियल इक्वेशन। तो देखो अब जो मेरा बी होता है, इस बी को क्या नाम होता है, बी का पता है? कोफिशिएंट। और जैसे ही मेरा सी होता है उसको बोलता हूं थर्ड वेरियल कोफिशिएंट, है ना। ऐसा ही डी को क्या बोलूंगा, फोर्थ वेरियल कोफिशिएंट, है ना। ऐसा ही वो आगे चलता रहेगा। A/RT। थर्ड का होता है बी स्क्वायर, ऐसे ही फोर्थ का होता है बी क्यूब। देखो इस चीज को ध्यान रखना, कभी कभी क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, कि ये ऐसा इक्वेशन है, तो बताओ थर्ड वेरियल कोफिशिएंट का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू निकालना है, बट थर्ड वेरियल कोफिशिएंट और हमें उसके बारे में ही नहीं पता, तो वो हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे बॉयल्स की डेफिनेशन पर। ये वेरियल इक्वेशन था, उसको मैंने इस फॉर्म में करके जो बना था बता दिया। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे सर ए और बी का जो मतलब वैल्यू होता है वो कुछ तो 27 कुछ, वो हमें याद रखना रहता है क्या है वो ए और हाँ वो क्रिटिकल टेम्परेचर के टर्म्स में, वो क्रिटिकल टेम्परेचर का हाँ, A और B के टर्म्स में वो याद रखना पड़ता है। वो बाद में पढ़ाएंगे तुम्हें, ओके सर। जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, एट लो प्रेशर रेंज में मैं बात कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम बॉयल प्रेशर का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। बॉयल ने बोला इन सर्टेन लो प्रेशर रेंज, तो लो प्रेशर रीजन में हम लोग आए। तो लो प्रेशर रीजन में मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा Z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन, ऐसा नहीं, बी माइनस ए अपॉन आर टी 1 अपॉन बी एम। इस टर्म्स में मैंने उड़ा दी, क्यों, 1 से T is less than VM। क्योंकि वो Vm स्क्वायर बहुत बड़ा, Vm क्यूब और भी बड़ा, क्योंकि लो प्रेशर रेंज है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो वो सारी टर्म्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? हाँ सर। चलिए, तो यहां से हम लोग बोलते हैं क्या कि एट बॉयल्स टेम्परेचर Z का वैल्यू कितना होता है, 1। Z का वैल्यू 1 होता है बॉयल्स टेम्परेचर पर, मतलब 1 माइनस ए अपॉन आर टी। ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यस सर। बोलो, हाँ सर। क्योंकि उसको 0 करेंगे तभी तो Z का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ से निकल देते हैं, जो मेरा टेम्परेचर आया वो आया ए अपॉन आर बी, और इस टेम्परेचर को ही बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं। याद रखें ये फॉर्मूला, बॉयल्स टेम्परेचर इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी। चलिए, अब एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं, वो क्या है, हाँ, जिसको डायरेक्टली याद रखना है ना, क्या, कि अगर मेरा टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा हो, अगर मेरा टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर के इक्वल हो, और अगर मेरा टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से कम हो, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मेरा टेम्परेचर बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा है, मतलब एक गैस होगी उसका एक बॉयल टेम्परेचर होगा, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। हर गैस के लिए बॉयल टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स होती है। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है, A बॉयल्स और B टेम्परेचर पे इज ए अपॉन आर बी। ए और बी पे डिपेंड करेगा, आर कांस्टेंट है, ए और बी गैस के वो हैं, क्या बोलते हैं, गैस के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कांस्टेंट है, मतलब ए अपॉन आर बी गैस के ऊपर डिपेंड है, हर गैस के लिए फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो हमने बोला ठीक है भाई, ये तो फिक्स्ड वैल्यू आ गई, तो हर गैस के लिए एक फिक्स्ड बॉयल टेम्परेचर का वैल्यू होगा। तो टी भी तो क्या है, गैस की प्रॉपर्टी फिक्स्ड बॉयल टेम्परेचर का वैल्यू है, ठीक है। अब बात करते हैं टी की। टी क्या है, टी हमारा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, कि किस एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे हम लोग हमारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर मेरी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी है कि वो बॉयल्स टेम्परेचर से ज्यादा है, तो हमारा जो Z का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। और बराबर है तो हमने देखा ही है कि Z का वैल्यू 1 आएगा, और छोटा है तो हमने देखा ही है Z का वैल्यू लेस देन 1 आएगा। बट इसमें एक और चीज है जो हमें याद रखनी है, जो जनरली बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर
पता नहीं कुछ भी होते हों। एप्लीकेबल ओनली इन लो प्रेशर रेंज। इस बात को दिमाग में बैठा लो बस, है ना, कि लो प्रेशर रेंज में अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, लो प्रेशर रेंज में अगर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हुई है, लो प्रेशर रेंज में हमारी टर्म्स एंड कंडीशन इसको फॉलो करती है। अभी कैसा आया, इसमें वैल्यू डाल डाल के देख लो, आंसर आ जाएगा ना इसमें, इस वाले फार्मूले में, इसमें उससे हम डायरेक्ट पता चल जाएगा। चाहो तो डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रख सकते हो। अगर एक्सपेरिमेंटल वाला टेम्परेचर बॉयल से ज्यादा है तो लो टेम्परेचर रेंज में z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और बॉयल्स के बराबर है तो लो टेम्परेचर रेंज में z इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और बॉयल से छोटा है टेम्परेचर तो z हमेशा लेस देन 1 होगा लो टेम्परेचर रेंज में, सॉरी लो प्रेशर रेंज में। क्लियर है इतना? यस सर। तो एक चीज और बता ही देते हैं, अब ये बता ही दिया है तो फिर छोड़ देंगे। वो देखो ग्राफ, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसी को देख के मैं ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बिटवीन z एंड p। अब तुम बोलोगे सर z और p में तो ग्राफ पढ़ लिया, अब क्या बार बार पढ़ा रहे हो? तो हम बोलेंगे पढ़ाएंगे ना, बार बार पढ़ाएंगे। एट डिफरेंट टेम्परेचर, हमने अभी तक पढ़ा था वो सिर्फ 0 डिग्री पे था, अब डिफरेंट टेम्परेचर पर। तो देखो मैं 3 ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, उससे तुम्हें समझ आ जानी चाहिए सारी कहानी। अगर उससे भी समझ ना आए तो बस फिर भगवान मालिक है तुम्हारा। थोड़ा कलरफुल बना दें। ग्राफ किस किस के बीच में है? तो देखिए ग्राफ है z और p के बीच में, ये z इक्वल टू 1 वाली लाइन। ग्राफ z और p के बीच में, ये z इक्वल टू 1 वाली लाइन में, ये z इक्वल टू 1 वाली लाइन। तो देखिए ग्राफ की कंडीशन क्या क्या है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में टेम्परेचर मेरा टीबी के इक्वल है। दूसरे ग्राफ की कंडीशन क्या है? टेम्परेचर मेरा तो क्या लिखे, z को छोटा करना है ना, तो टेम्परेचर मेरा टीबी से कम है। तीसरी कंडीशन क्या है? टेम्परेचर मेरा टीबी से ज्यादा है। देखो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो प्रेशर पे मतलब z इक्वल, देखो लो प्रेशर में z इक्वल टू 1 पे रहेगा मतलब ऐसा, और हाई प्रेशर में वो ऊपर चला जाएगा। ग्राफ है देखो, हाई प्रेशर तो क्या हो, ऑलवेज z इज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज हाई प्रेशर में तो। बट लो प्रेशर में क्या हो, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, बॉइल्स टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बॉइल के इक्वल है तो लो टेम्परेचर में z इक्वल टू 1, टेम्परेचर बॉइल से कम है तो लो टेम्परेचर में z इज लेस देन हाई चला गया। और अगर टेम्परेचर से ज्यादा है क्या होगा, बोलो? टेम्परेचर बॉइल से ऊपर चला गया है, ऊपर ही रहेगा, z ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। तो हम बोलते हैं यहाँ पर एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिख देता हूं मैं। अ पॉइंट इज z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हाई प्रेशर रेंज। समझ आ रही है हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? हाँ सर। ऑलवेज इन हाई प्रेशर रेंज। तो हाई प्रेशर रेंज में तो क्या होगा, सोचना ही नहीं है। हाई प्रेशर रेंज में तो सिंपल कि हाँ z1 ही आएगा, z1 आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 के इक्वल आएगा। और डिपेंड करेगा लो प्रेशर रेंज में कि बॉयल टेम्परेचर से हमारा वैल्यू कैसा, बॉयल टेम्परेचर से कम है तो z छोटा, बॉयल टेम्परेचर के बराबर है तो लो प्रेशर रेंज में z इक्वल टू 1, और बॉयल टेम्परेचर से बड़ा है तो z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि में तो 1 से बढ़ता है, अब लो में भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखो हमने चैप्टर
ऑलमोस्ट 60% पढ़ लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो बच्चा कुचा है वो भी मैं खत्म कर दूंगा। तो इसकी थ्योरी को पढ़ के आए हैं ना, थ्योरी पढ़ोगे तभी आगे वाली कहानी थोड़ी समझ आएगी। और पूरे चैप्टर थ्योरी जब एक साथ मतलब पढ़ने की, जो अच्छा, मैंने लिखवाया यही पढ़ना और क्या। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। रिकॉर्डिंग मिल सकती है, थोड़ा कॉपी करना रह गया है रिकॉर्डिंग, सर। एक और कर है अभिषेक। हाँ हाँ हाँ, चैप्टर है वो ये तो समझ जाएगा। अरे मेरे नोट से पढ़ो ना, शीट में क्या अच्छा रखा है, ठीक है इतने हाँ धुआंधार नोट्स लिखवाया मैंने। हाँ ठीक है सर। नोट्स तेरे पास नहीं है तो शेयर कर देगा, इससे मांग लेना अभिषेक वगैरह, तुम साथ सबको। ओके ओके हाँ सर। ठीक है, डाउट है किसी को? रिकॉर्डिंग लेकिन समझ गया, मतलब उसमें आपका एक्सप्लेनेशन का कुछ जरूरत नहीं है, मुझे मालूम यार नहीं वो देखो, चैप्टर में क्या है। हाँ मुझे पता है क्या है ना, मैं श्योरली हूँ कि 11th में जो भी बच्चे रेजो में थे शायद ही किसी ने पढ़ा होगा। पढ़ा है किसी ने पहले? मैंने पढ़ा है उससे पहले बिन। पढ़ा है। तो ठीक है, जो AI से पढ़, और किसी को डाउट है? रिकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, रिकॉर्डिंग क्या बोल के चला गया सर रिकॉर्डिंग अपलोड कब तक हो जाएगा? यार? ये तो रिकॉर्डिंग जो कर रहा है वही बताएगा। ठीक है सर। बताओ भाई कहाँ अभिषेक। कर रहे लाइट अपलोड नहीं होगा है, तभी तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो करते क्या? नेट बहुत स्लो क्या हुआ? है सर, नेट से चल रहा है, अभी वाईफाई नहीं है, तो शाम तक अपलोड हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है फिर, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ठीक है। थैंक यू सर।